फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजल्ट वाला। ये रिजल्ट वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12th में जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हिस्ट्री का 100 प्रश्न है, ये जो एग्ज़ाम हुआ है 12th का भी सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है, उसका हम हिस्ट्री क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन का। तो आज ये मेरा फर्स्ट सीरीज़ है इस हिस्ट्री क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। पूछा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, मोहनजोदड़ो है क्या। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी कि जो कि भारत की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, जिसका कालक्रम माना जाता है कि 1350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। तो वही पूछा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल नहीं, यहीं से मोहनजोदड़ो से जो है ना मृतकों का टीला मतलब मिला है। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला उत्खनन जो हड़प्पा का हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसके सबसे पहले खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा था, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाते हैं। तो ये जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो ये करवाया था हड़प्पा 1921 में। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पहली खुदाई के रूप में हड़प्पा की हुई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने खुदाई किया था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आपको हम बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो वो जो कांस्य युगीन, क्योंकि सबसे पहला कांसा का जो प्रयोग ये सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। क्योंकि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो तांबा का प्रयोग किया था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का युग आता है तो वहाँ तांबा और टीन मिला के कांसा बनाया गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसको बोलेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार कांसे का प्रयोग हुआ था। तांबा प्लस टीन मिला के कांस्य बनता है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सबसे पहले बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उसको सबको कांस्य का भी ज्ञान था, तांबा का भी, टीन का भी ज्ञान था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की ज्ञान नहीं थी। तो किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। तो चौथा का आंसर हो गया लोहा। अगले प्रश्न पांचवा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हम बता देते हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। छठा क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। तो हम बता दें कि अशोक का 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का पता चलता है। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार हुई थी, जिससे कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपना लिया। इसीलिए इसकी जो विजय अभियान पता चलता है वो 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग युद्ध का पता चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में। तो समुद्रगुप्त का जो वर्णन है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त को 3 समुद्र का विजेता कहा गया है। और समुद्रगुप्त एक महान शासक था, जो कि उत्तर भारत के 9 शासकों को जीत लिया था, दक्षिण भारत के 12 शासकों को जीत करके सिर्फ कर लेकर के उसको छोड़ दिया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी। तो आपको बता दें कि इंडिका की रचना, मेघास्थनीज की रचना इंडिका है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उसने मौर्य वंश के बारे में कहा था कि समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था और उसमें दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये जो इंडिका है ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी रचना, इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेघास्थनीज ने की थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका हो जाएगा मेघास्थनीज हो जाएगा। अब यहाँ आया बिंदुसार किसका पुत्र था। तो ये देखिए, मौर्य वंश के क्वेश्चन है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। सबसे पहले अगर मौर्य वंश में हम चलते हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो किसको सहयोग से पराजित किया था, तो वो चाणक्य उर्फ कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त के सहयोग से मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। यहाँ पे पूछा बिंदुसार किसका पुत्र था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था।
चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की? देखिए अभी यही बता रहे थे, यही क्वेश्चन आ गया 10वां कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की? मौर्य ने किस वंश को पराजित करके गद्दी हासिल की? तो बता दें हम आपको, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको नंद वंश। जो अंतिम राजा थे नंद वंश के वो धनानंद थे, उसी को धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की जगह पे मौर्य वंश की स्थापना की। तो किसके सहयोग से मौर्य वंश का स्थापना हुई थी? कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य का दो नाम और, जिसको विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो अंगुत्तर जो निकाय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए सबसे पहले अगर मगध के बारे में हम चर्चा करते हैं तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी जो राजगीर में थी, जिसका पुराना नाम राजगृह, जो अभी जिसको राजगीर बोलते हैं ना, उसका पहला नाम राजगृह था। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। बाद में इसको पाटलिपुत्र किसने लाया? तो वो हर्यक वंश के शासक, अगर हर्यक वंश की हम बात करते तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, उसका बेटा था अजातशत्रु, उसका बेटा था उदयन। तो अभी जो पाटलिपुत्र वर्तमान में जो मगध की राजधानी है, वो बिहार की राजधानी जो पाटलिपुत्र है वो राजगीर से किसने लाया था? तो उसका बेटा उदयन लाया था। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पहले राजधानी जो थी राजगिरी थी, राजगिरी जिसको अभी राजगीर बोलते हैं, राजगिरी थी, जिसको बाद में पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? तो वो था मगध हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा था उदयन, उसने राजगिरी से पाटलिपुत्र को लाया। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महावीर किसने बनवाया था? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था एक गुप्त वंश का एक शासक था, कुमार गुप्त प्रथम था, उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा किसने? तो वो था बख्तियार खिलजी, जो कि एक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 1198 में उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो थे 3 महीनों तक किताबें धू धू कर जली थी। तो ये 13 का आंसर हो जाएगा हमारा। नालंदा महावीर किसने बनवाई थी? वो था कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमार गुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का एक शासक था। और अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना जो है ना वेद व्यास ने की है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेद व्यास। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो वो संस्कृत भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में हुई है। लेकिन इसकी रचना किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। अब आ जाता है संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? मतलब कि संलेखन जो विधि है किस धर्म से संबंधित है? तो आपको बता दें कि जो संलेखन विधि है, संलेखन का मतलब होता है कि मतलब भूख से मतलब जान को गवा देना, प्राण को त्याग देना, उसी को हम संलेखन विधि बोलते हैं। ये जो विधि है ना वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना वो भी एक शासक थे मौर्य वंश के, जो भी संलेखन विधि से अपने प्राण को त्याग दिए थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो ये हो जाएगा कि संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में कि अगर मतलब जो संलेखन विधि से अपने प्राण त्याग दे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए जैन धर्म जो है संलेखन विधि से संबंधित है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बता दें हम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो अब बता दें आपको कि कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीति हुई है। पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में, दूसरा बौद्ध संगीति काला अशोक के काल में, तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में जो पाटलिपुत्र में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तो बता दें हम आपको कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो वो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान जो महायान है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है।
जो हीनयान जो महायान दो शाखा आई वो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में दोनों टूट गया था। जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था उसमें पूरी तरह से हीनयान और महायान अलग अलग शाखा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय उसमें महायान की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में हुआ था। जो कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक है, जो कि अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक संबंधित है, मतलब त्रिपिटक किस चीज़ से संबंधित है। तो जो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है, जो कि बौद्ध धर्म का एक पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। अकबर का शासनकाल क्या था। तो अकबर का शासनकाल जो है 1556 से 1605 था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो अकबर की मृत्यु कैसे हुई, डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर एक ऐसा शासक था जो कि अनपढ़ था, फिर भी अकबर को महान बोला जाता है, क्योंकि वो अकबर अनपढ़ था लेकिन दिमाग से अनपढ़ नहीं था। इसीलिए अकबर का शासनकाल क्या है कि 1556 से 1605। दस्तूर क्या है। तो दस्तूर जो है एक प्रकार का भूमि टैक्स है, भूमिकर है, भूमिकर है दस्तूर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शंसब किस धातु से बना सिक्का था। तो शंसब जो था एक चांदी से बना सिक्का था। किससे बना था, चांदी से बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का पौधा किसने लगाया। तो भारत में जो तंबाकू की खेती वो पुर्तगालियों को श्रेय दिया जाता है। पुर्तगाली जो थे टमाटर की खेती, आलू की खेती, तंबाकू की खेती का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। उन्होंने ही भारत में तंबाकू की खेती को लाया था, उन्होंने ही पहले लगाया था। तो किसके शासनकाल में अगर पूछ दे कि तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। तो पूछा कि भारत में तंबाकू का पौधा किसने लगाया, तो वो पुर्तगालियों ने लगाया, पुर्तगालियों ने। अब पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों ने ये स्थापित की थी 1556 में। तो तंबाकू बोल दे या आलू बोल दे या टमाटर बोल दे या प्रिंटिंग प्रेस बोल दे, सबका श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। तो ये रहा हमारा 25 क्वेश्चन का एक श्रृंखला था। इसके आगे भी हम और वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इस श्रृंखला को आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम और अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।